मिलकर सारे श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। आओ मिलकर सारे श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। श्री राम कृष्ण गुप्ता जी को हम शीश नवाते हैं। श्री राम कृष्ण गुप्ता जी को हम शीश नवाते हैं। श्री राम कृष्ण गुप्ता जी को हम शीश नवाते हैं। आइए आपको सुनाता हूं एक महान सपूत की कहानी, एक ऐसे सच्चे देशभक्त की गाथा जिसने सारा जीवन कुर्बान किया भारत मां की रक्षा के लिए या फिर गरीब असहाय के लिए। 27 मई 1918 को बरनाला शहर में सेठ काशीराम के घर में माता सुखदेव की कोख से जन्म लेने वाले इस महान सपूत का नाता दादरी शहर से घनिष्ठ रहा है। इनके परदादा लाला मोमक राम दादरी शहर के नामी व्यक्तियों में न केवल एक थे बल्कि सामाजिक फैसलों के मसीहा होते हुए उन्हें सारा शहर चौधरी के नाम से पुकारता था। इनके दादा लाला रघुनाथ भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त थे। समाज सेवा उनके जहन में कूट कूट कर भरी थी। इसी सेवा के प्रकल्प में उन्होंने बरनाला में एक गौशाला की स्थापना भी करवाई, जो आज भी बरनाला पंजाब की शोभा बढ़ा रही है। कृष्ण भगवान के परम भक्त होने के कारण ही इनका नाम श्री कृष्ण रखा गया। बाद में यही बालक रामकृष्ण के नाम से जाना जाने लगा। बचपन में ही इस बालक ने था नाम कृष्ण पाया, पर बालक के मन में था छाया राजनीति साया। बुद्धि कुशागर मेहनत करना पुरखों से पाया। इस बालक ने आगे चलकर सबको हर्षाया। हम ऐसे वीर सपूत की तुमको बात बताते हैं। ऐसे वीर सपूत की तुमको बात बताते हैं। श्री राम कृष्ण गुप्ता जी को हम शीश नवाते हैं। श्री राम कृष्ण गुप्ता जी को हम शीश नवाते हैं। शनै शनै व्यापार की गति धीमी हुई और गुप्ता परिवार को पुनः दादरी लौटकर आना पड़ा। मिडिल स्कूल में दाखला पाने के बाद यह बालक उत्तम श्रेणी के अंकों से परीक्षाओं को पास करने लगा तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु रोहतक चला गया। वहां जाकर इस युवक के मन में देशभक्ति की समझ आने लगी तथा ललक इतनी जागृत हुई कि वो परीक्षा को बीच में ही छोड़कर दिल्ली कांग्रेस की रैली में पहुंच गए तथा मन में पाला सपना पूरा किया, महात्मा गांधी जी के दर्शन कर। इंटर की शिक्षा पाने को था रोहतक भिजवाया, पर बालक के मन में था छाया राजनीति साया। दिल्ली जाकर गांधी जी का दर्शन जब पाया, सच में बालक के मन को भी चैन तभी आया। फिर तो गुप्ता जी मन में हुंकार उठाते हैं। फिर तो गुप्ता जी मन में हुंकार उठाते हैं। श्री राम कृष्ण गुप्ता जी को हम शीश नवाते हैं। श्री राम कृष्ण गुप्ता जी को हम शीश नवाते हैं। जैसे ही इस साहसी बालक ने 10वीं की कक्षा पास की, वो पहुंच जाते हैं त्रिपुरा कांग्रेस के उस अधिवेशन में जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। अधिवेशन था कांग्रेस का त्रिपुरा में भारी। देशभक्ति की गुप्ता जी ने की थी तैयारी। नेताजी के भाषण ने जब जला दी चिंगारी, आजाद हिंद में हो शामिल हुंकार भरी भारी।
फिर गुप्ता जी सुभाष बोस का साथ निभाते हैं। फिर गुप्ता जी सुभाष बोस का साथ निभाते हैं। श्री राम कृष्ण गुप्ता जी को हम शीश नवाते हैं। श्री राम कृष्ण गुप्ता जी को हम शीश नवाते हैं। नेताजी के फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल होकर वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ देश की स्वाधीनता के लिए कार्य करने लगे। और जैसे ही विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, नेताजी को घर में ही कैद कर दिया गया। कुछ समय बाद ही नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर घर से निकल गए। उस समय गुप्ता जी को ही उनको सुरक्षित सीमा तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया था और उसके बाद वे लाहौर चले गए। बनारस के हजारों छात्रों ने श्री गुप्ता जी से आग्रह किया, लेकिन गुप्ता जी ने कहा कि अब मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज्ञा का पालन करते हुए लाहौर जा रहा हूं और वहीं से राजनीतिक गतिविधियां में चलाऊंगा। लाहौर पहुंचकर गुप्ता जी ने मन में किया विचार, एक तो शिक्षा का जिम्मा और दूजा देश से प्यार। बीए कक्षा पास करी क्रांति दल अपनाया, अग्नि परीक्षा दे करके हाथों में पिस्टल आया। चमड़ी जल गई हाथ की वे ना कदम हटाते हैं। चमड़ी जल गई हाथ की वे ना कदम हटाते हैं। श्री राम कृष्ण गुप्ता जी को हम शीश नवाते हैं। श्री राम कृष्ण गुप्ता जी को हम शीश नवाते हैं। क्रांतिकारी दल में प्रवेश करने के लिए हाथों के नीचे मोमबत्तियां जलाई गई तथा जब तक आदेश ना दिया जाए उसे हटाना नहीं था। गुप्ता जी ने हाथों को सीधा किया और जब तक नीचे नहीं किया जब तक वो परीक्षा में पास नहीं हो गए। उनके हाथ बुरी तरह जल गए, तब कहीं वो जाकर परीक्षा में पास हुए और उन्हें क्रांति दल का सदस्य बनाया गया। तत्पश्चात पिस्तौल चलाना सीखा तथा सरदार सरदूल सिंह के साथ पुनः पहुंच गए दिल्ली महात्मा गांधी जी के पास। महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का नारा दिया। देश के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु गुप्ता जी वहां से सापला होते हुए रोहतक पहुंचे और बाद में भिवानी पहुंचकर लगातार भूखे रहते हुए एक सज्जन से कुछ पैसे मांगे तथा रोटी खाकर नसीराबाद पहुंच गए। उनके एक मित्र के घर में 1 महीना रहे तथा बाद में पुनः लाहौर जाकर नेशनल लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया तथा पुनः विद्यार्थियों को लेकर डाक खानों को जलाया और फिर बिगुल बजाया क्रांति का। लाहौर की सीआईडी उनके पीछे लग गई और अंततः उनको पकड़कर उनकी तलाशी लेनी प्रारंभ की। उनकी जेब में एक बटुआ था जिसमें थी बम बनाने की भगत सिंह की बताई गई विधि। उन्होंने उस बटुए को नाली में फेंक दिया। पुलिस ने खूब पिटाई की, फिर भी कुछ नहीं उगला। उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अंततः गुप्ता जी को कैद में डाल दिया गया तथा सिक्योरिटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया। माता पिता को मुकदमे का पता चला तो वे उनसे मिलने लाहौर चले गए। उनकी हालत देखकर वो बड़े दुखी हुए। जज ने कहा, यदि तुम माफी मांग लो तो हम तुम्हें माफ कर सकते हैं और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। परंतु उस नेताजी के अनुयायी स्वामी भक्त देशभक्त गुप्ता जी को ठेस कैसे पहुंच सकती थी। उन्होंने इस अंग्रेज जज को अपशब्द कहे। फलस्वरूप उन्हें 2 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई गई
लेकिन गुप्ता जी टस से मस नहीं हुए। जेल से ही अपना आंदोलन प्रारंभ किया। वे जेल में बंद लगभग 250 विद्यार्थियों को भाषण देने लगे तथा उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा करने लगे। अंग्रेजों ने उन्हें घबराकर मियांवाली की कुख्यात जेल में भेज दिया। उस जेल में पंजाब के क्रांतिकारी नेता बंद थे, जैसे श्री राम शर्मा, सरदार गोपाल सिंह, मियां इफ्तिखारुद्दीन। इनके साथ मिलकर इन्होंने काफी योजनाओं पर विचार किया। इसके बाद सितंबर 1943 में इनको जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद ये अपने घर के लिए रवाना हुए। दादरी पहुंचे तो घर वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह हुई तथा घर वालों ने दबाव बनाया शादी का, तो इन्होंने संस्कारी होने का प्रमाण देते हुए शादी की हां कर दी तथा पुणे लाहौर जाकर कानून की पढ़ाई शुरू कर दी तथा साथ साथ पंजाब के विद्यार्थी कांग्रेस के महासचिव व अखिल विद्यार्थी परिषद के जनरल सेक्रेटरी बने। हजारों विद्यार्थी इनके इशारों पर कार्य करने लगे। फरवरी 1944 में इनका विवाह तय हो गया और ये विवाह के 2 दिन पहले ही घर आए तथा नारनौल की सीता देवी के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। 2 दिन पश्चात ही वापस लाहौर चले गए तथा लाहौर जाकर फिर से कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। वर्ष 1946 में LLB की परीक्षा पास कर अपना सामाजिक जीवन क्षेत्र दादरी को ही इन्होंने चुना। जैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जहाज की दुर्घटना की खबर इनको मिली, गुप्ता जी को बहुत वेदना हुई। वे सदमे में आ गए। नेताजी की घटना सुनकर मन था घबराया, आंखों से नीर की धार बही जो उठ गया था साया। पर नेताजी का सपना फिर याद उन्हें आया, आंसू पोंछ कर खड़े हुए और मन को समझाया। देश हुआ आजाद गुप्त मन में मुस्काते हैं, देश हुआ आजाद गुप्त मन में मुस्काते हैं। श्री राम कृष्ण गुप्ता जी को हम शीश नवाते हैं, श्री राम कृष्ण गुप्ता जी को हम शीश नवाते हैं। आखिर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उस वक्त गुप्ता जी के जीवन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तत्पश्चात वे चरवाहों के विरुद्ध प्रजामंडल में कार्य करने लगे। धीरे धीरे भारत की सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे तथा दादरी विधानसभा क्षेत्र, जो उन दिनों महेंद्रगढ़ लोकसभा का हलका था, वर्ष 1955 में स्वर्गीय ज्ञानी जेल सिंह की मित्रता एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू की सूझबूझ से महेंद्रगढ़ लोकसभा की सीट पर 40,000 वोटों से विजय होकर सांसद बने। कूद गए फिर राजनीति में करने लगे सुधार, सारी जनता ने साथ दिया तो जीते कई चुनाव। सांसद बनकर गुप्ता जी ने पूछे प्रश्न हजार, किया कीर्तिमान स्थापित बाहरे तेरे विचार। इंदिरा जी के परम स्नेही वो बन जाते हैं, इंदिरा जी के परम स्नेही वो बन जाते हैं। श्री राम कृष्ण गुप्ता जी को हम शीश नवाते हैं, श्री
राम कृष्ण गुप्ता जी को हम शीश नवाते हैं। 1 अक्टूबर 1955 से 1962 तक संसद में 9000 से अधिक प्रश्न पूछने वाले प्रथम सांसद के रूप में कीर्तिमान स्थापित किया। संसद में उनके विशेषकर एस.के. पाटिल व फिरोज गांधी जैसे अच्छे मित्र थे। 1966 में हरियाणा अलग राज्य के रूप में उदित हुआ। कुछ समय बाद ही हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हुए अनेक बार बड़े बड़े दिग्गजों के खिलाफ षड्यंत्रों की पोल खोली और सच्ची राजनीति के प्रेरणादायक प्रसंगों को जोड़ने का कार्य किया। धीरे धीरे उनका मन राजनीति से उठने लगा और उन्होंने सामाजिक सेवा को अपनाते हुए दादरी शहर को एवं समस्त इलाके के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में वो कार्य किए जिनको आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। हमारे फादर स्वर्गीय श्री रामकृष्ण गुप्ता को शिक्षा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिली थी। पिताजी कह रहे थे कि मैंने अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश की क्योंकि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा था। तो फिर किसी साधु ने उस समय बनारस में नदी किनारे मेरी को बचाया, जान बचाई, और उन्होंने कहा कि आप क्यों मरना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ लेकिन मैं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने उस समय वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनके पास भेजा और उसके बाद उनको शिक्षा मिली। तो हम फादर की इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा थी और वो बहुत ही दृढ़ निश्चय के व्यक्ति थे। तो उनके मन में यह जो क्षेत्र था उस टाइम पंजाब में था और उनके मन में यहाँ इच्छा हुई कि मैं यहाँ एक कॉलेज का निर्माण करूँ। बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी, नहरें नहीं थी, सब कुछ वर्षा पे आधारित था। लोगों को खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, एक एक रुपए के लिए लोग तरसते थे। ऐसे समय में उन्होंने जब ये कॉलेज का निर्माण किया तो पिताजी बताते थे कि मेरे पास उस टाइम सिर्फ 150 रुपये थे और मैंने यहाँ कॉलेज का बनाने का संकल्प किया। लोग मेरे ऊपर मजाक उड़ाते थे, कहते थे यहाँ कॉलेज नहीं बनेगा बल्कि मैया कुम्हार के गधे बनेंगे। लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से इस इलाके में इतनी संस्था बनाई और उन्होंने उसके लिए अपने बच्चों को भी तैयार किया और उनका एक ही जीवन का लक्ष्य था, वो हमेशा कर्म ही पूजा मानते थे, इसी सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। उन्होंने जो इस इलाके के जो सेठ लोग थे जो बाहर गए हुए थे दानवीर, उनके सहयोग से शिक्षा के उत्थान के लिए समय समय पर विभिन्न संस्थाओं का निर्माण करें। श्री गुप्ता जी ने दादरी एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया। गुप्ता जी के मन में विचार आया कि उच्च शिक्षा के लिए शहर में एक महाविद्यालय होना चाहिए तथा शीघ्र योजना बनाई और एक विशाल भवन बनाने की योजना की नींव रखने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो को बुलाया और धीरे धीरे निर्माणाधीन महाविद्यालय की ऊंची ऊंची दीवारें दिखने लगी। लेकिन धन का अभाव हुआ, परंतु श्री गुप्ता जी कहां रुकने वाले थे। वे जा पहुंचे उस भामाशाह सेठ गणपत राय राशिवासिया के पास, जिन्होंने उन्हें विपुल धनराशि प्रदान की तथा गुप्ता जी ने इस महाविद्यालय का नाम उन्हीं सेठ गणपत राय राशिवासिया के नाम से ही रख दिया। ये वही महाविद्यालय जहां शुरुआत में केवल 150 विद्यार्थियों से कक्षाएं प्रारंभ हुई और आज 2000 से अधिक
छात्र एवं छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। जनता विद्या मंदिर, गणपत राय राशिवासिया महाविद्यालय। गुप्ता जी का पहला पुष्प जो दादरी को गौरवान्वित करता है। विशाल भवन, स्टेडियम, हरे भरे पार्क, आधुनिक प्रयोगशालाएं इस महाविद्यालय की शोभा बढ़ाती हैं। महाविद्यालय के बाद गुप्ता जी के मन में आया कि शैशव काल ही बच्चे का आधार होता है, तो क्यों ना एक बाल मंदिर बनाया जाए। और उन्होंने सेठ धनसीराम कादमावाला आदर्श विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के नाम से एक अलग विद्यालय का निर्माण करवाया। सेठ धनसीराम कादमावाला के महत्वपूर्ण सहयोग से इस विद्यालय ने आज दादरी शहर में शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस मंत्र को गुप्ता जी ने चरितार्थ किया एपीजे सरस्वती कन्या महाविद्यालय का निर्माण करवाकर। श्री गुप्ता जी ने एक अलग कन्या महाविद्यालय बनाकर स्त्री जाति की शिक्षा की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। ये महाविद्यालय नारी के उत्थान में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लेकिन अब गुप्ता जी को चिंता सताने लगी उच्च कोटि के शिक्षकों की। कहां से आए वो शिक्षक जो बच्चों को देश के क्वालिटी एजुकेशन। इस समस्या की चिंता को लेकर गुप्ता जी ने सेठ मुरारीलाल राशिवासिया सरस्वती शिक्षण महाविद्यालय की स्थापना करवाई, जहां अनेकों शिक्षार्थियों ने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अच्छे शिक्षक बनकर देश की सेवा की। एक और जहां उच्च शिक्षा के प्रबंध के बाद गुप्ता जी के मन में आया कि प्राइमरी शिक्षा जब तक सस्ती दर पर नहीं मिलेगी, बच्चों का विकास संभव नहीं है। वे सेठ जानकी दास कादमावाला जी से मिले और स्थापित किया सेठ जानकी दास कादमावाला DES पब्लिक स्कूल। यह स्कूल दादरी शहर का ही नहीं अपितु जिला भिवानी का उच्च कोटि का स्कूल है। गुप्ता जी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने विचार किया हमारे देवों की भाषा संस्कृत रही है। इसी सोच के साथ उन्होंने स्थापित किया सेठ गोपीराम राशिवासिया DES हिंदी संस्कृत कन्या महाविद्यालय। ये महाविद्यालय मुख्यतः महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। धीरे धीरे युग बदलने लगा, शिक्षा का स्तर भी उसी तरह विकसित होने लगा। लेकिन गुप्ता जी का दिमाग उससे भी कहीं अधिक गति से काम कर रहा था। जमाना आया MBA जैसी पढ़ाई का। गुप्ता जी ने तुरंत नए जमाने की नजाकत को पहचाना और स्थापित कर दिया केदारनाथ अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उनके छात्रों ने यहां से शिक्षा ग्रहण कर भारत भर में प्रबंधन क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया। बात कंप्यूटर की आई तो गुप्ता जी ने तुरंत निर्माण करवाया JVM GRR मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नए युग का नया आयाम गुप्ता जी ने सार्थक कर दिखाया। अब बारी थी व्यक्ति के स्वास्थ्य की। गुप्ता जी ने सोचा पहला सुख निरोगी काया, तो क्यों ना ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करवाई जाए जिससे व्यक्ति स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे सके। इन्होंने तुरंत निर्माण करवाया सेठ मुरारीलाल राशिवासिया आयुर्वेदिक कॉलेज, जहां कुशल डॉक्टर तैयार होने लगे जो देश भर में सेवा के प्रकल्प से जुड़ने लगे। तथा यहीं पर स्थापित किया सेठ लक्ष्मी नारायण औषधालय, जहां स्वास्थ्य सेवाओं का
वो महान कार्य प्रारंभ हो गया जहां प्रत्येक गरीब असहाय को सहारा दिखने लगा। इन सब कार्यों के पीछे गुप्ता जी के साथ सदैव दिखाई देते थे उनके प्रिय सहयोगी एवं अग्रवाल समाज के पुरोधा व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता जी। श्री रामकिशन गुप्ता जी को बनारसी दास गुप्ता जी का अपार सहयोग मिला। खैर, गुप्ता जी अब धीरे धीरे शारीरिक क्षीणता की ओर थे। उन्हें अब भगवत भक्ति का आदेश होने लगा तो तुरंत उनके मन में आया कि शहर में एक ऐसा मंदिर बनवाया जाए जहां बैठकर व्यक्ति को प्रभु भजन का अवसर मिले। उन्होंने श्री राम ज्ञान मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, परंतु भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। मैं श्री रामकिशन गुप्ता जी, जिनके बारे में आपने डॉक्यूमेंट्री देखी है, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप सभी से आग्रह अपील करता हूं कि श्री रामकिशन गुप्ता जी ने जो सपने देखे हैं, अगर हम उनके जाने के बाद उनको पूरा कर पाए तो ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये जो राम मंदिर आप देख रहे हैं, ये गुप्ता जी की जाने के समय भी अंतिम इच्छा थी कि ये बिल्कुल पूर्ण हो। दादरी के लोगों को समर्पित करके जाना चाहते थे, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, दादरी वासियों से अपील करता हूँ कि उनके इस पुनीत कार्य में जो वो अधूरा छोड़ गए हैं, जो उनकी सपना था, उसको हम सभी लोग मिलके पूरा करें। 14 अप्रैल 2009 को श्री रामकिशन गुप्ता जी को उस परम पिता परमात्मा ने स्वयं अपने पास बुला लिया। अपने पावन चरणों में जहां स्वर्ग का बसेरा था। श्री गुप्ता जी इस दिन पंच तत्व में विलीन हो गए। सारा शहर डूब गया शोक के साए में। श्री गुप्ता जी के निधन की खबर मिलते ही उमड़ पड़ा सारा शहर श्री गुप्ता जी के दर्शन के लिए। एक और जहां हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बनकर मेजर नृपेंद्र सांगवान श्रद्धांजलि देने आए, तो पुलिस के जवानों ने भी अपने शस्त्र झुकाकर इस महान नायक को विदाई दी। हजारों नम आंखों ने इस वीर सपूत को अग्नि के हवाले कर दिया और करने लगे प्रभु से प्रार्थना। ओ भारत माँ के लाल, कभी ना दिल से जाओगे। गुप्ता जी तुम सदा याद हर दिल को आओगे। बिछुड़ गए तुम चाहे पर दिल से ना जाओगे। तुम राज करोगे सदा दिलों पर, भूले न जाओगे। दुर्गा दत्त बंसल मिलकर ये पुष्प चढ़ाते हैं। दुर्गा दत्त बंसल मिलकर ये पुष्प चढ़ाते हैं। श्री राम कृष्ण गुप्ता जी को हम शीश नवाते हैं। श्री राम कृष्ण गुप्ता जी को हम शीश नवाते हैं। श्री रामकृष्ण गुप्ता जी अपने पीछे 2 पुत्र श्री अशोक गुप्ता एवं पवन गुप्ता व 4 पुत्रियों सहित भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। हालांकि श्री अशोक गुप्ता एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं, परंतु अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए आज भी अपना अधिक से अधिक समय इन शिक्षण संस्थाओं के पोषण के लिए दे रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम इस वीर सपूत के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि किस प्रकार अर्पित करें। श्री अशोक गोयल के मन में विचार आया
कि क्यों ना हम इस महानायक के पथ चिन्हों पर चलकर वो सपने जो गुप्ता जी के मन में थे उनको पूरा करें। आज हम संकल्प लें कि जो दादरी शहर का सपना गुप्ता जी ने अपने मन में संजोया था, उस अधूरे कार्य को हम पूरा करें। यही कार्य हमारा श्री गुप्ता जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।